नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। और आज ताशकंद फाइल्स के रिव्यू के लिए मैं बैठा हूँ। सबसे पहले एक हिदायत सी है, वो ये कि इसके रोमन नाम से आप ताशकेंत फाइल कहना ना शुरू कर दें। अंग्रेजी में बोलते हुए लोग ताशकेंत बोलते हैं। फिल्म के अंदर भी कई बार ताशकेंत शब्द आया है। हिंदी में इसके लिए ताशकंद शब्द चलता है। हम लोग दशकों से ताशकंद शब्द लिखते पढ़ते रहे हैं और इसलिए भी हम ताशकंद से परिचित हैं कि वहाँ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। यह मृत्यु आकस्मिक हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी या हत्या थी। वास्तव में ताशकंद फाइल्स इन्हीं सारे साक्ष्यों, संदेहों और संभावनाओं पर विचार करती है और उसके लिए कुछ पुराने फाइल्स खोलती है। विवेक अग्निहोत्री को हम जानते हैं और बहुत ही मुखर विचार के हैं, प्रगल्भ व्यक्ति हैं और स्पष्ट बोलते हैं, हमेशा उत्तेजित रहते हैं। इस फिल्म में भी दिख रहा है। इस फिल्म में भी उनकी झल्लाहट, झुंझलाहट और जल्दबाजी सब कुछ एक साथ दिख रही है। उन्हें कुछ प्रूव करना है, कुछ बताना है, लोगों को उकसाना है, उत्तेजित करना है। फिल्म में यह उद्देश्य साफ दिखता है और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है रागिनी फूले का। रागिनी फूले पुणे की रहने वाली है और दिल्ली में एक अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करती है। प्रसंगवश मैं ये भी जानना चाहूँगा, कभी विवेक अग्निहोत्री से मुलाकात हो तो क्या रागिनी फूले और मशहूर समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के बीच कोई संबंध है? यह सवाल अनायास नहीं है क्योंकि नामों के पीछे एक खास समाजशास्त्र होता है। हिंदी फिल्मों में नाम यूं ही नहीं रखे जाते नायक नायिका के। खैर, रागिनी अखबार में रिपोर्टर है, उसकी नौकरी खतरे में है क्योंकि पिछले कुछ समय से वह कोई भी ऐसा स्कूप नहीं ला पा रही है, कोई भी ऐसी ब्रेकिंग स्टोरी नहीं ला पा रही है जो फ्रंट पेज पर आए और तहलका मचा दे। वह पॉलिटिकल रिपोर्टर है। संपादक ने उसको लगभग चेतावनी दे दी है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो उसकी नौकरी खतरे में जा सकती है। इस हताशा और निराशा में उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आता है। वह व्यक्ति वीडियो गेम के अंदाज में उससे कुछ सवाल जवाब करता है और हर जवाब के साथ वह उसे एक नंबर देता जाता है और बताता जाता है कि अब वह किस लेवल पे है और किस लेवल से आगे जा रही है। अब उसको किन से सारे सवालों का जवाब देना है, जिसमें प्रसंगवश एक सवाल आता है कि 2 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी लोग कहते हैं और सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। बहुत कम लोगों को याद रहता है कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है और यहीं से बात आगे बढ़ती है और फिर वो लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में कुछ सबूत, साक्ष्य और कुछ फाइल्स की जानकारी उसको देता है और बताता है कि एक पीला लिफाफा तुम्हें मिलेगा। लिफाफा मिलता है, अगले दिन स्टोरी छपती है और उसके बाद जैसा कि होता है, हेडलाइन बनी या खबर हंगामा मचा देती है। हर जगह सवाल पूछे जाने लगते हैं। स्थिति यह आती है कि गृह मंत्री को एक कमेटी का गठन करना पड़ता है और उस कमेटी के गठन में यह लड़की भी शामिल होती है। इस समिति में श्याम सुंदर त्रिपाठी जो कि नेता हैं, उनके अलावा गंगाराम झा, आयशा अली शाह और रॉ के चीफ, एक पुराने जज, एक एनजीओ के अधिकारी, इस तरीके से कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का मुख्य काम ये रहता है कि लाल बहादुर शास्त्री के मौत से उठे सवालों के जवाब खोजे जा सके। इस खोजबीन में रागिनी की 2 यात्राएं ताशकंद की होती हैं। वो कैसे और क्यों होती हैं, क्योंकि जब हम पर्दे पर देख रहे होते हैं उस समय कमेटी यहाँ काम कर रही है और इसी बीच में अचानक दिखता है कि रागिनी ताशकंद में वहाँ किसी खुफिया और गुमनाम जासूस के साथ मिल करके सामग्रियाँ बटोर रही हैं, साक्ष्य बटोर रही हैं और बाद में उन्हीं साक्ष्यों को वो पेश करती हैं इस कमेटी के सामने
स्थितियां ऐसी आती हैं कि उनको कमेटी से बाहर भी कर दिया जाता है और फिर कमेटी अध्यक्ष की सिफारिश पर उन्हें फिर से मौका दिया जाता है कुछ बताने का, कुछ बोलने का। और यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे रागिनी अपने जुटाए साक्ष्यों को पेश करती हैं और उनके बारे में विस्तार से बातें करती हैं। विवेक अग्निहोत्री ने शास्त्री जी के परिवार के लोगों से बातें की हैं, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स रखे हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ फुटेज हैं और जिनके हवाले से बातें चलती हैं, जिसमें यह तो दिखने लगता है कि उनकी मौत सामान्य आकस्मिक भी थी तो सामान्य नहीं थी। और उसमें फिर प्रसंग बहुत सारे आते हैं कि उस दिन उनका रसोइया बदल गया था, मीटिंग के तुरंत बाद जब वे अपने कमरे में गए थे और मरने से पहले उन्होंने उस जग की तरफ इशारा किया था, या और भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं। लेकिन कहीं डॉक्टर की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ भारत आने के बाद, वहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट्स में कुछ डॉक्टर ने साइन नहीं किए थे। 2 रिपोर्ट बनी थी, एक रिपोर्ट सोवियत संघ में रही, दूसरी रिपोर्ट भारत आई थी। भारत आने के बाद से संसद में अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे लोगों के पूछे जाने पर भी सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं था कि इसकी जांच की जाए, या उन्होंने इस पर कोई अमल नहीं किया। ये सारे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनसे यह संदेह बनता है कि सचमुच लाल बहादुर शास्त्री की मौत सामान्य मौत नहीं थी। लेकिन अपने तमाम आग्रहों, दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों के बावजूद विवेक अग्निहोत्री फिल्म में वे साक्ष्य नहीं ला पाते जिससे यह साबित हो कि यह कोई हत्या थी और उसके पीछे कोई लंबी चौड़ी साजिश थी। जो हल्के से इशारा होता है उससे ये पता चलता है कि केजीबी का बहुत बड़ा रोल इस पूरे मामले में रहा है। और हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध का वह दौर था जिसमें केजीबी और सीआईए दोनों इक्वली पावरफुल तरीके से महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे थे। भारत एक बड़ा खिलाड़ी था, खास करके एशिया में, और दोनों चाहते थे कि भारत पर उनका अधिकार हो। प्रसंग ये भी आता है कि शास्त्री जी की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भाभा की मौत क्यों हुई हवाई दुर्घटना में। शास्त्री जी के मौत के कुछ दिनों के बाद ही रसोइये की मौत क्यों हुई। शास्त्री जी के मौत के कुछ दिनों के बाद ही एक हादसे में उस डॉक्टर की मौत क्यों हुई जो उनके साथ था। इससे हमारे अंदर भी, दर्शक के तौर पर हमारे अंदर भी सवाल उठते हैं कि सचमुच अगर ये सारा संयोग एक साथ बन रहा है तो कहीं ना कहीं कोई एक साजिश सी है। लेकिन उन साजिशों को कोई कैसे खोले, कैसे उघाड़े, कैसे सामने पेश करे। खुद विवेक अग्निहोत्री ये संदेह करते हैं, छूते हैं, पन्ने पलटते हैं, लेकिन उन पन्नों पर लिखे हुए हर्फ हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। यह एक फिल्म की बहुत बड़ी समस्या है। फिल्म के एक विशेष प्रसंग में जहाँ जाकर के वे मित्रोखीन, जो केजीबी का एक जासूस कह लें क्योंकि वह उनके आर्काइव में काम करता था, और उनके आर्काइव से वो सारे कागजात वो तब से जमा कर रहा था जब से उसने नौकरी शुरू की थी। और सोवियत संघ बिखरने के बाद सारे आर्काइव के दस्तावेज लेकर के ब्रिटेन चला गया था और उसने ब्रिटेन में दे दिया था। बाद में उसके दस्तावेजों के आधार पर एक पुस्तक आई थी जो 2 खंडों में है, जिसको मित्रोखीन आर्काइव, द मित्रोखीन आर्काइव कहते हैं। उसके हवाले से विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि कैसे शास्त्री जी के मौत के 10 सालों के बाद भारत में केजीबी की गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, जिसमें भारी राशि का आदान प्रदान भी हुआ था। आदान प्रदान नहीं, प्रदान हुआ था। वे स्पष्ट इशारा करते हैं कि जो उस समय पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थी, हम समझ सकते हैं इंदिरा गांधी, उन तक बात पहुंची थी या उन तक राशि पहुंची थी। हालांकि जब वो कोट कर रहे हैं किताब से तो बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं या उसको सफ़ेद स्याही से डाल दिया गया है, लेकिन यह इशारा तो जाता है कि मित्रोखीन के दस्तावेज के आधार पर कुछ बातें बताई जा रही हैं, जिसमें यह महत्वपूर्ण है कि केजीबी किस तरीके से 10 सालों के बाद भारत में बहुत एक्टिव हो गया था और उसने अपने नुमाइंदे देश में हर जगह तैनात कर रखे थे। खुद केंद्रीय सरकार में ऐसा कहा जाता है कि कुछ 1 दर्जन भर लोग केजीबी के एजेंट थे।
अगर ये सारी स्थिति थी तो बहुत भयावह स्थिति थी, वो जो इमरजेंसी का दौर था। हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस बात के लिए विवेक अग्निहोत्री को बधाई देनी चाहिए कि वे कहीं से भी इस प्रसंग को ले आते हैं। हालांकि इन सारे साक्ष्यों के बाद जो आखिरी पंक्ति आती है, जिस पर ध्यान हो सकता है कुछ दर्शकों का गया हो, कुछ का ना जा पाए, जिसमें लिखते हैं कि इनमें से कोई भी बात सत्यापित नहीं हो सकी है। तो आपके सारे साक्ष्य अगर सत्यापित नहीं हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर आप सिर्फ उकसा रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा कि आप फिल्मी अफवाह पैदा कर रहे हैं, लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं, लोगों को एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और विवेक अग्निहोत्री का पक्ष तब स्पष्ट होने लगता है जब वे संविधान के उद्देशिका में समाजवाद शब्द प्रवेश किए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हैं और रागनी इस बात को लेकर बहस करती है कि यह शब्द आने के बाद से भारत में कितनी गड़बड़ियाँ हुई और समाजवाद के प्रभाव से भारतीय समाज में क्या दिक्कतें आईं। इन बातों पर बहस होने लगते हैं। ये बहुत ही कह लें कि ये विवेक अग्निहोत्री के लिए बहुत बड़ा नासूर है और इस बात का जवाब वे खोज रहे हैं। भारतीय समाज को भी खोजना चाहिए, भारतीय राजनीति को भी खोजना चाहिए कि क्या सचमुच सोवियत संघ के प्रभाव से देश में समाजवाद के विचार के कुछ फॉलोअर बने और भारतीय राजनीति में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा और भारतीय संस्थाओं के निर्माण में उस समाजवादी सोच का कोई असर रहा। और ये अगर रहा तो वो भारतीय समाज के लिए, वर्तमान भारतीय समाज के लिए कितना फलदायी, लाभदायी या खतरनाक रहा। विवेक अग्निहोत्री की बात माने तो ये सब कुछ खतरनाक रहा और तब जाकर के यह संदेह कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ लेता है जब लगता है कि वर्तमान राजनीति के पुरोधा भी जिस तरह की बातें करते हैं और जिस तरीके से पिछले 60 साल को गालियां देते हैं, 60 साल की भर्त्सना करते हैं, उनकी कमियां बताते हैं, ये दोनों जाकर के कहीं एक ही पेज पर आ जाते हैं। फिर संदेह होता है कि इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या था। फिर भी मैं विवेक अग्निहोत्री की तारीफ़ करूंगा, उनकी सराहना करूंगा और इस फिल्म का उल्लेख करूंगा कि आप भी यह फिल्म देखिए। फिल्म देखने के बाद सहमत या असहमत हुई है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जिस तरीके की चालू फिल्में बनाते रहे हैं, वे चाहते तो वैसी चालू फिल्में बना सकते थे, अभी वैसा दौर है, वेब सीरीज़ बना सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में जो उलझा हुआ है, जो फंसा हुआ है, उसको वे एक फिल्म के माध्यम से सामने ला रहे थे और हमें भी सचेत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। भले ही वे हमें कन्विंस नहीं कर पाए इस फिल्म में, हो सकता है बाद में कोई और कोशिश हो जहाँ वे कन्विंस कर सकें या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर कन्विंस कर सकते हैं या फिर कोई नई किताब लिखें वे जहाँ उनकी बातें सामने आएँ। मैं इसी बात के लिए उनकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अश्लील प्रेम कहानियों के इस दौर में एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म बनाई है और इस बात के लिए उन्हें फिर से धन्यवाद दूंगा। चूँकि यह सिनेमा कमज़ोर है, चूँकि यह फिल्म कमज़ोर है, इसलिए फिल्म को तो मैं केवल 2 स्टार दूंगा, लेकिन उनकी इस कोशिश की मैं फिर से सराहना करूंगा। और अगर आप यह रिव्यू डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये रिव्यू पढ़ना चाहिए, तो आप cinemahall.com पर आएँ, आप वहाँ पे इस पूरे रिव्यू को पढ़ सकते हैं। बाकी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर बजा दें। धन्यवाद।